गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो भाई पीएससी का पेपर दे लिया सबने, प्री दे लिया आपने, है ना? अच्छा गया होगा पेपर, आई होप। और जिनका अच्छा नहीं गया है तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। निराश क्यों होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अब जब आप शुरुआत करेंगे ना तो आपकी शुरुआत जीरो से नहीं होगी। अब आप शुरुआत करेंगे अपने अनुभव से, क्योंकि एक साल तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे आपको एक अनुभव मिल गया है। उसी अनुभव का आप प्रयोग करेंगे इस साल फिर से प्रिपेयर करने में। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली भी बात नहीं है। अगर नहीं बना है पेपर तब भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपका बन गया है तो बिल्कुल जल्दी फटाफट मेंस की तैयारी में आप लग जाइए। क्लियर है? देखो क्या बोल रहे हैं जी मैडम? हाँ भाई, अब बोल सकते हैं कि जो अभी का एग्जाम हो रहा है ना वो भी कैसा हो गया है। जो अभी एग्जाम हो रहा है वो भी आपके तबियत के जैसे हो गया। कैसे तबियत के जैसे हो गया? जैसे आपका मान लीजिए तबियत खराब है, लेकिन कोई आपसे पूछता है कि भाई कैसा है, क्या हाल चाल है, आप क्या बोलोगे? सब ठीक है भाई। बस वैसे एग्जाम भी हो गया, चाहे आपका पेपर कैसा भी गया हो। अगर कोई आपसे पूछेगा कि कैसा गया पेपर, आप क्या बोलोगे? ठीक ठाक गया है भाई, है ना? तो दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉइंट की तरफ। आज का जो क्लास है बच्चे बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं अपन। आज हम शिक्षक भर्ती का नया चैप्टर, ठीक है, मनोविज्ञान का एक नया चैप्टर या बोलूं पहला चैप्टर लेकर के आई हूं, जिसमें आज अपने को पढ़ना है अधिगम के बारे में, अधिगम की परिभाषा और अधिगम का अर्थ। ठीक है, इसके अलावा कितने वैज्ञानिक हैं जिनके सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, सिद्धांत के बारे में। फिलहाल आज अपने को देखना है कि अधिगम होता क्या चीज है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं क्या होती हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अधिगम क्या है। अगर मैं अर्थ की बात करूं, अधिगम किसको कहते हैं, तो सीधा सीधा पॉइंट में अधिगम का मतलब होता है बच्चे सीखना। जिंदगी भर हम सीखते रहते हैं। जब हम बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, बुढ़े होते तक हम सीखते रहते हैं। और यही जो लगातार हम सीखते रहते हैं ना, सतत प्रक्रिया सीखने की जो चलती है, इसे ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम ये याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए आते हैं पॉइंट की तरफ। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। पेन कॉपी लेकर के बैठो, पॉइंट लिखते जाओ, क्योंकि फिजूल का पॉइंट नोट ही नहीं करना। सीधे एग्जाम में आने वाले जो पॉइंट्स है ना, वही यहां पर आपको नोट करना है। तो पहला पॉइंट है आपका कि अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द में अधिगम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो अंग्रेजी में अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, और सीखने के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? लर्निंग, है ना? ये अंग्रेजी का लर्निंग शब्द से ही निकल करके आपका अधिगम आया हुआ है। ठीक है, देखिए सीखने की सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। यही पॉइंट तो मैंने आपको समझाया। बचपन से लेकर के बुढ़े होते तक जो आप चीजें सीखते रहते हो ना, लगातार सीखते रहते हो, लगातार सीखते रहते हो। सीखने की यही जो लगातार प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम। कूट में पूछ लेगा, इसीलिए एकदम ध्यान से आप समझेंगे अधिगम का क्या अर्थ होता है। तो सीखने की लगातार प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। देखिए अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। बिल्कुल, अधिगम से ही आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। कैसे? तो जब आप एक छोटे से बच्चे रहते हैं तब आपको नहीं पता कि आपको किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। आप बस अपने खेलने में मगन रहते हो। आपको नहीं पता कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा फ्रेंड है, तो अपने भाई से कैसे व्यवहार करना है, अपने पेरेंट्स से कैसे व्यवहार करना है, अपने पड़ोसी से कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि उस टाइम पर आप उस अवस्था में नहीं रहते हो कि आप सीखो। लेकिन थोड़ा सा समय जब बढ़ते जाता है, धीरे धीरे बदलते जाता है, आपकी एज बढ़ती जाती है, तब आपको समझ आता है कि मुझको किसके साथ किस टाइप का व्यवहार करना है। अपने बड़ों के साथ मेरे को किस टाइप का व्यवहार करना है, अपने बच्चों के साथ मुझे किस टाइप का व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, पेरेंट्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, टीचर्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, या पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ये कैसे सीखते हैं आप? धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो आप ये सारी चीजें सीखते जाते हैं। यही सीखने की वजह से एक समय ऐसा आता है जब आप पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके रहते हैं और आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होती है आपके माइंड में कि हमको किसके साथ किस टाइप का बिहेव करना है। क्लियर? तो यही यहां पर बताया गया है कि अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। नोट डाउन करेंगे कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। चलिए, मनुष्य दो तरीके से सीखता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिंदगी भर हमको सीखना है। मनुष्य जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो बात यहां पर आती है कि वो सीखता कैसे है। तो मनुष्य दो तरीके से सीखता है बच्चे। एक तो वो पर्यावरण से सीखता है, ठीक है, पर्यावरण जिसको हम वातावरण बोल सकते हैं, है ना, इससे सीखता है, प्रकृति से सीखता है। और दूसरा होता है अनुकरण से सीखता है। दो तरीके से मनुष्य सीखता है, एक तो वातावरण से और दूसरा अनुकरण से। वातावरण तो आप सबने समझ लिया होगा, पर्यावरण, ठीक है, व्यवहार से आप सीखते हैं। और दूसरा मैंने बोला अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है बच्चे नकल करना, दूसरे को करते हुए देख करके जब आप उन चीजों
चीजों को सीखते हैं कि जब ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। यही होता है आपका नकल। जैसे मैं बच्चों का एग्जांपल दूं, दो दोस्त खेल रहे हैं, एक बच्चा जो है पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है, अब दूसरा को डर लग रहा है, मैं नहीं चढ़ सकता भैया, मैं तो गिर जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो सोचेगा कि वो जब चढ़ गया तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता, गिरूंगा ही तो ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। आ रहा है समझ में? तो वो उसको चढ़ते हुए देख करके सीखेगा, फिर वो भी पेड़ में चढ़ जाएगा। तो ये होता है तरीका। एक तो आप किससे, वातावरण पर्यावरण से सीखते हैं, और दूसरा आप नकल करके सीखते हैं, दूसरे को देख करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, अधिगम से अभिप्राय क्या है। अब आते हैं पॉइंट पर कि अधिगम से अभिप्राय क्या है। आप समझते क्या हो अधिगम से, सीधा सीधा भाषा में बोलूं तो अधिगम से अभिप्राय होता है बच्चे, अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। अधिगम से अभिप्राय सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हो कि अनुभव के द्वारा आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अनुभव के द्वारा आपने अनुभव किया है, ठीक है, कि किससे किस टाइप का बिहेव करना है। जैसे आप चाहे मान लीजिए कहीं आप जॉब करने गए हो, ठीक है, आपका बॉस कितना भी खड़ूस क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है कि इसके साथ भाई मुझे अच्छे से ही व्यवहार करना पड़ेगा, पैसा देता है, नौकरी पे रखा हुआ है, ये आपने अपने अनुभव से सीखा है कि मुझे उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि अधिगम का क्या अभिप्राय है, तो अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को लाना, यही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक प्रश्न आया हुआ था जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है लास्ट ईयर, ठीक है, तो आप देखेंगे मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने की प्रक्रिया का क्या अर्थ है। क्वेश्चन है आपका कि मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने की प्रक्रिया का क्या अर्थ है। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने की प्रक्रिया का क्या अर्थ है। अब आप खुद सोच करके बताओ ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बच्चे, व्यवहार में वांछित परिवर्तन का आना। ये याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन थे जो मैंने नहीं लिए हैं, मैं सीधा आंसर लिख ली हूं यहाँ पर। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने की प्रक्रिया क्या है, तो जो आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है ना, वही उसके सीखने का मेन इंटेंशन है। तो याद रहेगा। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने की प्रक्रिया का अर्थ क्या है, तो आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन का आना। आगे बात कर लें, व्यवहार शब्द का प्रयोग। अच्छा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकडूअल ने किया था, बताई थी मैं। लेकिन व्यवहार शब्द का प्रयोग किया उसने। यहीं पर अगर पूछ दे कि व्यवहारवाद का जनक कौन कहलाता है, तब क्या होगा, तो व्यवहारवाद का जनक आपका वाटसन कहलाता है बच्चे। याद रहेगा। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग भले ही मैकडूअल ने किया हो, लेकिन जनक किसको कहेंगे, तो वाटसन को कहेंगे। याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ सिद्धांत के बारे में आपको बताऊंगी। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत सारा सिद्धांत दिया ये बोलूं कि अधिगम का परिभाषा दिया। सिद्धांत के बारे में तो हम नीचे चर्चा करेंगे, या बोलूं कल की क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हम परिभाषा पर बात कर रहे हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग समय पर आए, और उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी। किसकी, अधिगम की परिभाषा दी। अब किसने किसने क्या क्या परिभाषा दिया, बिल्कुल ट्रिक से हम याद करने वाले हैं, तो आराम से आप बने रहेंगे। सबसे पहले आया भाई आपका गिलफोर्ड। कौन आया सबसे पहले, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या बोला अधिगम के बारे में, तो गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब गिलफोर्ड क्या बोला, गिलफोर्ड बोलते हैं कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अब इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब आप क्या समझे। आप मान लीजिए किसी के साथ एकदम रूड व्यवहार कर रहे हो, एकदम बेकार व्यवहार कर रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, ठीक है, और आप उससे एकदम रूड व्यवहार करते हो, हमेशा आप उससे एकदम ज्यादा रूड व्यवहार करते हो। तो पहले का जमाना होता तो मैं आपको ये बोलती कि आप पिघल जाएंगे उसके अच्छे व्यवहार को देख करके, आप भी उसके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगेंगे। लेकिन यहाँ परिस्थिति उल्टी हो गई है। वो जो सामने वाला बंदा है वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन तुमसे अच्छे से व्यवहार करेगा, और तुम उससे उसी टाइप का व्यवहार करोगे, तो बंदा भी क्या करेगा, फिर वो भी आपके जैसे व्यवहार करने लग जाएगा। तो यहीं पर यह बताया गया है कि आपके व्यवहार की वजह से सामने वाले के व्यवहार में परिवर्तन होता है, यही अधिगम है। और ये किसने बोला, ये बोला आपके गिलफोर्ड ने। तो अभी आप कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप ट्रिक से याद रखो कि गिलफोर्ड क्या बोलते हैं। गिलफोर्ड बोलते हैं कि तुम मुझसे अच्छे से व्यवहार किया करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा गला फोड़ दूंगा। गिलफोर्ड क्या बोलते हैं कि तुम मुझसे अच्छे से व्यवहार किया करो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला फोड़ दूंगा। याद रहेगा। तो अच्छे से व्यवहार करो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला फोड़ दूंगा। तो गला फोड़ दूंगा से गिलफोर्ड आपको याद रखना है। दूसरा है आपका स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं, तो स्किनर इंपॉर्टेंट है, स्टमक लगा लेंगे। स्किनर कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार, स्किनर, ठीक है, क्या आ रहा है इसमें, नर आ रहा है, तो स्किनर बोलते हैं कि अधिगम क्या है, तो व्यवहार से उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है। व्यवहार में उत्तरोत्तर की प्रक्रिया, इसका भी मतलब वही है सेम कि आप जिस टाइप का व्यवहार करेंगे रिटर्न में आपको वैसे ही व्यवहार मिलेगा।
तो अधिगम क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर की प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? तो यह कहा है आपके स्किनर ने। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जैसे ही लाइन में आपको उत्तर दिखे, उत्तर, तो आपको तुरंत ट्रिक बनाना है। उत्तर मतलब आंसर, तो उत्तर कौन देगा? तो उत्तर आपको नर ही देगा ना, जानवर तो नहीं देगा। जानवर तो बोल नहीं सकता, चाहे आप उसको कितना भी लाड लगा लो। उत्तर आपको कौन देगा? उत्तर हमेशा नर ही देगा, और नर से याद रखेंगे आप स्किनर। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या है? वुडवर्थ भी एक मनोवैज्ञानिक है भाई। इन्होंने अधिगम के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रिया के अर्जन की प्रक्रिया। अधिगम क्या है? तो अधिगम नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया का जो हम अर्जन करते हैं ना, यही अधिगम है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं वुडवर्थ साहब। वुडवर्थ साहब क्या बोल रहे हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया, इसका जो हम अर्जन करते हैं, यही क्या है? आपका अधिगम है। इसका कैसे समझोगे आप? जैसे कि मैं पहले छत्तीसगढ़ पढ़ाती थी, ठीक है, अभी भी पढ़ाती हूँ। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो मैंने पढ़ाया हुआ था, उसमें मेरे बहुत सारे कंटेंट है, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज आ रखी हैं। अब मान लो मुझे फिर से छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाना है, तो अब मैं क्या चाहूंगी कि भाई जो मैंने पढ़ाया ना, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं मतलब उसमें थोड़ा सा कंटेंट मैं और इंक्लूड करती हूँ, जिससे क्या होगा, वो चीजें थोड़ी सी अंतर दिखेंगी अपने को। ठीक है, यही है कि नवीन ज्ञान आएगा, मैं नया कंटेंट ऐड करूंगी तो उसमें से मेरे को कुछ नया ज्ञान मिलेगा ना, और नया प्रक्रिया से मैं पढ़ाऊंगी। जैसे कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ाती थी, अब मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, या मैं अभी व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कुछ दिन बाद डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊँ। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया, इसका जो हम अर्जन करते हैं ना, यही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा? तो ये कहा वुडवर्थ ने। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो वुडवर्थ, वर्थ को आप रिलेट कर दो सीधा व्यर्थ से। तो वुडवर्थ साहब कहते हैं कि अगर तुमने नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया की खोज नहीं की, मतलब तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। ठीक है, तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया के बिना अधिगम व्यर्थ है। तो व्यर्थ से रखना है याद वर्थ। क्लियर? चलिए आगे बात करेंगे। फिर आए आपके गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं? तो गेट्स व अन्य मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। बिल्कुल, कि अनुभव और प्रशिक्षण, इसके द्वारा ही जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही अधिगम कहा जाता है। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं गेट्स। अब देखो, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि मान लीजिए आप पीएससी का कोचिंग करने के लिए गए किसी कोचिंग में। शुरू में क्या आपको कुछ भी नहीं समझ आया, आपने 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, 4 महीना किया, आपकी स्थिति धीरे 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 सुधर रही है, आपने 1 साल तक पूरा पढ़ दिया। अब आप दूसरे साल फिर से गए वही फिर से कोचिंग करने के लिए, तो अब आप प्रशिक्षित हो चुके हैं, क्योंकि आपने 1 साल सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो अब आप जो नए विद्यार्थी आएंगे उनके लिए आप ऑलरेडी एजुकेटेड, आप पढ़ चुके हो उन चीजों को, तो आपको प्रशिक्षण मिल गया। अब मान लो सेम चीजें मैं फिर से तुमको पढ़ाऊंगी तो तुम फटाफट मुझको आंसर करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अब प्रशिक्षण मिल चुका है। ठीक है, या मैं ये बताऊं कि शुरू मान लीजिए आप सब्जी बनाना सीख रहे हैं, आपको बोला गया आलू तल दो, ठीक है, तुमको नहीं आता कुछ भी अभी, है ना, आलू तल दो, तुमने पूरा आलू को जला दिया। अब तुमको आता ही नहीं था तो क्या करोगी? कुछ दिन बाद तुमको फिर से बताया गया कि नहीं बेटा, गैस को थोड़ा कम में कर करके आलू को तलना सीखो। ठीक है, तब आपने थोड़ा सा जलाया, लेकिन जला तो, ठीक है। फिर तीसरी बार आप बनाया तो इस बार आपने आलू बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन नमक थोड़ा सा कम हो गया था। चौथे बार आपने जब बनाया तो आप एकदम फर्स्ट क्लास आलू तलते हैं। कैसे हुआ? प्रशिक्षण से हुआ। धीरे 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 आप सीखते हैं। तो यही आपके गेट्स और अन्य कहते हैं कि आपके अनुभव से और प्रशिक्षण के द्वारा जब आप बेहतर करते हैं ना, वही आपका अधिगम है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है आपका गेट्स और अन्य। कैसे याद रखेंगे? तो आपको जैसे ही लाइन में दिखेगा अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी चीज का जब आपको प्रशिक्षण लेना है, मैं एग्जांपल सीधा पीएससी का देती हूं। मान लीजिए आपको पीएससी का प्रशिक्षण करना है, तो उसके लिए आप कहां जाएंगे? उसके लिए आप कोचिंग जाएंगे। और कोचिंग में जाएंगे कैसे? तो कोचिंग में आप गेट को पार करके ही ना जाएंगे। कोचिंग में गेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहां से आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि गेट्स व अन्य थे जिन्होंने इसके बारे में आपको बताया था। क्लियर है? यहां तक ट्रिक भी बेहतरीन है, याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अब एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम था क्रो एंड क्रो। क्रो मतलब काव काव, ठीक है। क्रो एंड क्रो क्या बोल रहे हैं ये? तो देखिए, आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। अब क्रो एंड क्रो क्या बोल रहे हैं? क्रो एंड क्रो बोल रहे हैं कि आदत, अभिवृत्ति
और आपके ज्ञान का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। अब आदत की बात कर लिए तो जहां पर आदत दिख जाए ना वहां पर आपको याद रखना है कि किसकी आदत की बात बताई थी मैडम, तो मैडम बताई थी क्रो की आदत की बात। तो क्रो कैसे करता है, क्रो काव काव करता है, तो बस याद रख लेना कि आदत की जहां पर बात आ जाए मतलब क्रो 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 याद रखना है आपको, ठीक है। चल अब हम बात करते हैं अधिगम के प्रकार की, कि अधिगम का कितना प्रकार होता है। तो देखिए अधिगम 3 प्रकार का होता है बच्चे, मेनली अधिगम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ज्ञानात्मक अधिगम, एक होता है आपका भावनात्मक अधिगम, और एक होता है आपका क्रियात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, ज्ञान के माध्यम से जब आप किसी चीजों को सीखते हैं तो उसे ज्ञानात्मक अधिगम कहा जाता है। भावनात्मक क्या होता है, भावनाओं के माध्यम से जब आप किसी चीजों को सीखते हैं, किसी के दुख दर्द इन सभी को जब आप सीखना समझना सीख जाते हैं तो वह भावनात्मक अधिगम होता है। और तीसरा होता है आपका क्रियात्मक, जैसे कि भावनात्मक का मतलब ऊपर ऊपर से आप कुछ भी बोल दो, लेकिन रियल में आपके मन में क्या चल रहा है, ये चीजों को जब आप समझना सीख जाते हैं ना तो आपका भावनात्मक अधिगम होगा। बोलने के लिए तो आदमी पहाड़ खोद दूंगा मैं ऐसे बोल देगा, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। तो वही बोला जा रहा है कि मुंह से तो आप कुछ भी बोल दोगे, लेकिन आपके दिल में एक्चुअली में क्या चल रहा है, ये चीज जब आप समझना सीख जाते हैं ना तो ये आपका भावनात्मक अधिगम होता है। क्रियात्मक अधिगम क्या होता है, कर करके, मतलब कोई चीज की प्रैक्टिस करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, तो क्रिया कर करके जब आप किसी चीजों को सीखते हैं तो वह क्रियात्मक अधिगम होता है। बस यही याद रखना है। क्वेश्चन सीधा यहां से पूछता है कि अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, सीधा सीधा उत्तर देना है। 3 प्रकार का होता है भाई, एक होता है आपका ज्ञानात्मक अधिगम, एक होता है भावनात्मक और एक होता है आपका क्रियात्मक। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं अधिगम की विधियां। अधिगम की विधियां क्या होती है, अधिगम की विधि मतलब सीखने की विधि। आप कितने टाइप से सीख सकते हैं, आप कितने प्रकार से सीख सकते हैं, इसकी बात हो रही है। तो अधिगम की विधियों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 प्रकार का होता है। आ जाएगा एग्जाम में, एकदम ध्यान से समझेंगे। 6 का 6 आपको याद रखना है। आप कितने प्रकार से सीख सकते हो, तो सबसे पहला टाइप तो यह है कि करके सीखना। बिल्कुल, आप अगर कोई चीज सीखना चाह रहे हो तो आप कीजिए उस काम को ना, एक बार बिगड़ेगा 2 बार बिगड़ेगा, लेकिन आप सीख जाएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका करके सीखना। दूसरा है आपका निरीक्षण व अवलोकन से सीखना। जब आप किसी चीज का निरीक्षण करते हैं, उस चीज का अवलोकन करते हैं कि हाँ भाई मैंने इस सब्जी में इतना नमक डाला था तो कम हो गया था, तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा और ज्यादा नमक डाल देती हूँ, तो अब इस बार अच्छा होगा। फिर आप टेस्ट कर रहे हो उसको, मतलब ये निरीक्षण करना ही हुआ ना एक प्रकार से। तो निरीक्षण और परीक्षण करके जब आप चीजों को सीखते हैं तो वह इसके अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा है आपका परीक्षण करके सीखना। फिर से वही निरीक्षण, अवलोकन और परीक्षण। परीक्षण मतलब उस चीज का प्रैक्टिकल करो, ठीक है। चौथा है वाद विवाद की विधि। वाद विवाद की विधि से भी सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में अभी बहुत सारे प्रश्न आए थे, विवादित प्रश्न भी थे, विलोपित प्रश्न भी थे। अब आपको लग रहा है कि यह प्रश्न विलोपित हो जाएगा, लेकिन अगले को लग रहा है यह प्रश्न विलोपित नहीं होगा। अब इसका उत्तर कैसे निकले, इसका आंसर कैसे निकले, निष्कर्ष कैसे निकले, तो अब क्या करना पड़ेगा, आप दोनों को एक दूसरे से चर्चा करना पड़ेगा। वो अपना पक्ष रखेगा, आप अपना पक्ष रखोगे, उसके बाद फिर फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वो उसका आंसर होगा। कैसे पता चला, वाद विवाद से पता चला। आया समझ में। तो वाद विवाद के माध्यम से जब आप चीजों को सीखते हैं, उससे होता यह है कि एक जाने के अंदर गलतफहमी थी वो दूर हो गई, क्योंकि उसको सही आंसर पता चल गया, है ना। तो वाद विवाद से जब आप चीजों को सीखते हैं तो उसको वाद विवाद की श्रेणी में रखा जाता है। तो 4 चीजें मैंने बताया, एक तो करके सीख लो, एक निरीक्षण करके सीख लो, एक परीक्षण करके सीख लो, एक वाद विवाद करके सीख लो, एक है आपका अनुकरण विधि, वही अपना फेवरेट नकल करके सीखना, ठीक है। किसी को करते हुए देखकर हमारे मन में एकदम जलन हो जाता है। जैसे पेपर का टाइम है, मान लो 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड ने फोन किया, भाई कैसा चल रहा है तैयारी, मस्त पढ़ रहा रगड़ करके, लेकिन फिर भी क्या बोलेगा, नहीं यार अभी तो जस्ट सो करके उठा हूं, पढ़ ही नहीं रहा हूं मैं बिल्कुल। तो सामने वाला क्या करेगा, ये तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं भी सो जाता हूं। लेकिन वहीं आपका दोस्त अगर बोल दे, भाई पढ़ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ तो मैंने कंप्लीट कर लिया, बस जीएस हिंदी बचा हुआ है वही कर रहा हूँ, तुम क्या बोलोगे, अरे उसका कंप्लीट हो गया, मेरा नहीं हुआ है अभी तक। नकल करके तुम पढ़ना चालू करोगे। तो ये होता है आपका अनुकरण विधि। फिर है आपका प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि क्या होता है, गलती कर करके सीखना। मान लीजिए एक बार आपने कोशिश किया, गलत हो गया, फिर आपने कोशिश किया, फिर आपका गलत हो गया। तो प्रयास और त्रुटि के माध्यम से जब आप सीखते हैं तो यह भी अधिगम की श्रेणी में रखा जाता है। विशेषताएं क्या है, तो अधिगम की बहुत सारी विशेषताएं होती है, जैसे कि जीवन पर्यंत तक होता है, सीखना तो जीवन पर्यंत है, एक विशेषता में आ जाएगा। दूसरा निरंतर और सतत होता है, लगातार आप चीजों को सीखते हैं। अभी आप KG1 में थे, फिर KG2, फिर क्लास 1, फिर क्लास 2, ऐसा नहीं कि KG1 के बाद आप सीधा क्लास 10 में पहुंच जाएंगे। मतलब ये अधिगम कैसे होता है, निरंतर होता है, ठीक है।